हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री को एनसीईआरटी से कवर किया जा रहा है, जो क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। क्लास 11th की एनसीईआरटी रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा के अंतर्गत एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री को कवर किया, और ये 12th की एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा के अंतर्गत आपके आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया जा रहा है। इसमें अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। इसमें अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो कवर किया, उसमें आपका पहला जो अध्याय 1 से अध्याय 6वीं तक यानी कि 18वीं सदी के भारत से 1857 तक कवर किया। फिर आपके पार्ट सेकंड के अंतर्गत 1858 में सिर्फ 2 ही चैप्टर कवर किए गए। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, और आज जो हम कवर करेंगे अध्याय 9 से नए भारत का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1858 से 1905 से चला। तो इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत कि हमारा चैप्टर किस तरीके से है, नए भारत के उदय के संदर्भ में ये क्या कहता है। ये आता है आपका अध्याय 9, जो कि नए भारत के उदय और राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1858 से 1905 तक हुए हैं उनके बारे में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई थी। भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ था और दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी हुई थी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के लिए एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया, और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया। विदेशी प्रभुत्व के परिणाम के बारे में बात की जाए तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर बुनियादी आधिपत्य की चुनौती के जवाब रूप से उदित हुआ और स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों में भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। ब्रिटिश शासन तथा उनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिणामों में ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए बौद्धिक, नैतिक और भौतिक परिस्थितियां तैयार की गईं। इस आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत के ब्रिटिश हितों के टकराव में थी, और अंग्रेजों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए ही भारत को अधीन बनाया था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वे भारत के शासन चलाते थे, और वे अक्सर ब्रिटेन के लाभ के लिए भारतीयों की भलाई को भी ध्यान नहीं रखते थे। धीरे धीरे भारतीयों ने अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों को तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके सपने हितों पर बलिदान दिया जाता है, और स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास के प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था, और विशेष बात यह थी कि भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य को समझने लगी हुई थी। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक समूह ने धीरे धीरे यह देखा कि उसके हित अंग्रेजी शासन के हाथों में असुरक्षित है, और किसान देख रहे थे कि सरकार की जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती थी, और सरकार और उसकी पहुंच, उसकी अदालतें तथा उसके अधिकारी और सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के समर्थक और रक्षक थे जो कि किसान से कसकर बस लगान वसूलते थे। वे उन व्यापारियों और सूदखोरों के रक्षक भी थे जो तरह तरह के किसानों को धोखा देते थे, उनका शोषण करते थे तथा उनकी जमीनें उन्हें से छीन लेते थे। जब कभी किसान जमींदारों और सूदखोरों के दमन के खिलाफ उठ खड़े होते तो पुलिस और सेना कानून और व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी, और दस्तकार और शिल्पी यह महसूस कर रहे थे कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी और उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं कर रही थी। आगे चलकर 20वीं शताब्दी के आधुनिक कारखानों, खदानों, बागानों के मजदूरों ने भी पाया कि सारी जवाबी हमदर्दी के बावजूद भी सरकार उद्योग पूंजीपतियों का, खासकर विदेशी पूंजीपतियों का ही साथ देती है, और जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने तथा हड़तालों, प्रदर्शनों और दूसरे संघर्षों के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करते हैं तो सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण तक ही संभव है, और यह कार्य केवल एक स्वाधीन सरकार ही कर सकती है। भारतीय समाज के दूसरे समूह भी कुछ कम असंतुष्ट नहीं थे। शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश की दयनीय आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए नए नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर रहा था। पहले जिन लोगों ने 1857 में ब्रिटिश शासन का इस आशा से समर्थन किया था कि विदेशी होने के बावजूद यह शासन देश को एक आधुनिक और औद्योगिक देश बनाएगा, वे धीरे धीरे निराश होने लगे थे, और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने आशा थी कि ब्रिटिश पूंजीवाद ने जैसे ब्रिटेन में उत्पादक शक्तियों को विकसित किया था उसी तरीके से भारत की उत्पादक शक्तियों को भी विकसित करेगा। लेकिन उन्होंने यह पाया कि ब्रिटेन के पूंजीवाद के इशारे पर भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नीतियां अपनाई थी वे देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और अल्प विकसित बनाए हुए थी, और उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधा हो रही थी। राजनीतिक स्तर पर शिक्षित भारतीय समुदाय को यह लगा कि अंग्रेजों ने पहले भारत के स्वशासन को
मार्ग दिखाने के लिए जो दावे पेश किए हुए थे उन सबको में ये भूल चुके थे कि अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं ने खुली घोषणा की थी कि अंग्रेज भारत में बने रहेंगे और इसके अलावा भाषण, प्रेस तथा व्यक्ति को और अधिक स्वतंत्रता देने की जगह उन्हें उन पर आधिकारिक प्रतिबंध बनाते जा रहे हैं। अंग्रेज अधिकारियों तथा लेखकों ने भारतीयों को जनतंत्र या स्वशासन की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया और संस्कृति के क्षेत्र में शासक उच्च शिक्षा और आधुनिक विचार के प्रसार के लिए अधिकाधिक नकारात्मक और साथ ही साथ एक शत्रुतापूर्ण रवैया भी अपना रहे थे। उभरते हुए भारतीय पूंजीपति वर्ग ने धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना विकसित हुई, लेकिन इस वर्ग ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा था। सरकार की व्यापार, चुंगी, कर, यातायात संबंधी नीतियों के कारण इसके विकास में भारी बाधाएं आ रही थी और नया कमजोर वर्ग होने के नाते इसे अपनी कमजोरियों की भरपाई करना सरकार की एक सक्रिय सहायता की जरूरत थी, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसके विपरीत सरकार और उसकी नौकरशाही उन विदेशी पूंजीपतियों का साथ दे रही थी जो अपने विशाल संसाधनों के साथ भारत आकर यहाँ को सीमित औद्योगिक क्षेत्र में हथिया रहे थे और भारतीय पूंजीपतियों का विशेष विरोध विदेशी पूंजीपतियों की सख्त प्रतियोगिता के प्रति भी होता था। इस तरह से भारतीय पूंजीपतियों ने महसूस किया कि उनके अपने स्वतंत्र विकास और साम्राज्यवाद के बीच एक अंतर विरोध था, जो कि एक राष्ट्रीय सरकार की भारतीय व्यापार और उद्योगों के तीव्र विकास की परिस्थितियां तैयार कर सकती थी। जैसा कि पहले देखा गया है कि भारतीय समाज में केवल जमींदार, भूस्वामी तथा राज्य महाराजे ही ऐसी वर्ग में थे जिनके विहित विदेशी शासकों के हितों से मेल खाते थे। इसलिए वे अंत में विदेशी शासन का साथ देते रहे, लेकिन इन वर्गों से भी बहुत से लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए थे। तो इस तरीके की ये व्यवस्था देखने को मिली और जैसा कि अभी आगे के जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उनमें देखने को मिला कि विदेशी साम्राज्यवाद का अपना चरित्र तथा भारतीय जनता पर उनका हानिकारक प्रभाव, इन बातों के कारण ही भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन पर धीरे धीरे जन्म और विकास हुआ। और यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों को प्रेरित कर रहा था और वे मतभेद भुलाकर अपने शत्रु के खिलाफ एकजुट हो गए थे। अब आता है देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण के बारे में कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था, वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता ने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार का एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी। इस प्रकार प्रशासकीय एकीकरण भी हो चुका था। ग्रामीण और स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश और अखिल भारतीय पैमाने का आधुनिक व्यापार और उद्योग की स्थापना के कारण भारत का आर्थिक जीवन निरंतर एक इकाई के रूप में ढलता गया और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित जो थे परस्पर संबद्ध रह गए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत के किसी एक भाग में अकाल पड़ता तो वस्तुओं की कीमत होती, तो दूसरे सभी भागों में खाद्य सामग्री की कीमतों और उपलब्धता पर भी उसका प्रभाव पड़ता। इसके अलावा रेलवे, तार तथा एकीकृत डाक व्यवस्था के शुभारंभ ने देश को एकजुट बना दिया और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया जाने लगा। इस सिलसिले में ब्रिटिशी शासन का अस्तित्व ही एकता का कारण बन गया और यह शासन सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र का भेद किए बिना पूरी भारतीय जनता का दमन करता था और पूरे देश में लोगों ने देखा कि एक ही शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन के हाथों में थे और एक तरफ तो एक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया, तो दूसरी तरफ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और उस संघर्ष के दौरान उपजी एकजुटता की भावना ने भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरीके की स्थिति रही। अब आता है पश्चिमी विचार और शिक्षा के संदर्भ में कि 19वीं सदी की आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों की एक आधुनिक बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। वे यूरोपीय राष्ट्रों के समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलनों का अध्ययन, उसकी प्रशंसा और उनका अनुकरण करने के प्रयत्न में करने लगे और रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा दूसरे पाश्चात्य विचारक उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बन गए, जबकि मैजनी, गैरिबाल्डी और आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता उनके राजनीतिक आदर्श हो गए। विदेशी दासता के अपमान की चुभन को सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया और विचारों से आधुनिक बनकर इन लोगों ने विदेशी शासन की बुराइयों के अध्ययन की योग्यता भी प्राप्त कर ली थी। उन्हें एक आधुनिक, मजबूत, समृद्ध या एकताबद्ध भारत की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त होती थी और कालांतर में इन्हीं में बेहतरीन तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और संगठनकर्ता बने हुए थे। इन सबसे बात को समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं थी, बल्कि वह ब्रिटेन और भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न हुई थी और इस प्रणाली ने किया था कि यह शिक्षित भारतीयों को पाश्चात्य विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व संभालने और उसे एक जनतांत्रिक आधुनिक दिशा दिखाने में समर्थ बनाएगा।
और आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण तथा हितों की सीमा को एकजुट तथा समानता पैदा की और इस सिलसिले में अंग्रेजी भाषा को एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आधुनिक विचारों के प्रसार का साधन बन गई और यह देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों के आदान प्रदान तथा संपर्क का भी माध्यम बन गई। लेकिन जल्द ही अंग्रेजी साधारण जनता के आधुनिक ज्ञान के प्रसार का बाधक बन गई और यह शिक्षित वर्ग नागरिकों वर्ग को साधारण जनता खासकर ग्रामीण जनता से अलग रखने का काम करने लगी। और भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद अली, जस्टिस राणा रे से लेकर तिलक और गांधी जी तक सभी ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं की एक बड़ी भूमिका मांगे के बारे अपने आंदोलन की। और वास्तव में जहाँ तक साधारण जनता का सवाल था, वह आधुनिक विचारों का प्रसार विकासमान भारतीय भाषाओं और उनमें विकसित हो रहे साहित्य और सबसे अधिक भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय प्रेस के कारण हुआ था। अब आता है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका के बारे में कि वह प्रमुख साधन प्रेस था, जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावना और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार किया और एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले और उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था, लेकिन एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम को करने को कहा जाता था और जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया गया और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को भी परस्पर विचारों के आदान प्रदान करने में प्रेस ने समर्थ बनाया हुआ था। उपन्यासों, निबंधों, देशभक्तिपूर्ण काव्य आदि के रूप में राष्ट्रीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बांग्ला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रविन्द्रनाथ टैगोर, असम में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली इस काल के प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक रहे थे। भारत के अतीत की खोज के संदर्भ में अनेक भारतीयों ने इस कदर पस्त हो चुके थे तो उन्होंने स्वशासन की क्षमता को एकदम भरोसा खो बैठे और इसके अलावा उस समय भी कई ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग कभी भी अपना शासन चलाने के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान हमेशा आपस में लड़ते रहे और भारतीयों के भाग्य में ही विदेशियों के अधीन रहना लिखा है और उनका धर्म और सामाजिक जीवन पतित और असभ्य है और इसके कारण भी लोकतंत्र और सुशासन तक के लिए काबिल नहीं है। तो इस तरीके के संदर्भ उस टाइम पे इन लोगों के द्वारा कहे गए और यह सब एक हिंदुओं में सांप्रदायिक भावनाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला इस तरीके से और साथ ही इनके जवाबी प्रवृत्ति के रूप में मुसलमान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रेरणा करने के लिए अरबों और तुर्कों के इतिहास की ओर भी नज़र करने लगे। इस तरीके की ये प्रक्रिया रही जो कि इसके गर्व और असंतोष की एक झूठी भावना पनपी जो भारतीयों को अपने समाज के आलोचनात्मक अध्ययन के रूप में रोकती है, जिसके कारण सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ संघर्ष कमजोर हुआ और अनेक भारतीय दूसरे देशों में पनपी नई प्रवृत्तियों और नए विचारों से विमुख रहे। अब आता है शासकों के जातीय दंभ के बारे में कि भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक गौण परंतु महत्वपूर्ण कारण जातीय श्रेष्ठता का वह दंभ था जो भारतीयों के प्रति अनेक अंग्रेजों के व्यवहार में पाया जाता था। इस जातीय दंभ का एक कड़वा और प्रचलित रूप तब देखने को मिला जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता और न्याय व्यवस्था अपने को अंग्रेजों के पक्ष में लेती, जैसा कि G.O. ट्रिब्यूनल ने 1864 में लिखा है कि हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक हिंदुओं से अधिक महत्व रखता है और यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जिनमें शक्ति का एक भयानक साधन एक बेईमान और चालाक अंग्रेज के हाथों में पहुंच जाता है। यह जातीय दंभ जाति, धर्म, प्रांत, वर्ग को भेदभाव किए बिना तमाम भारतीयों को एक समान हीन करार देता है और वे यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जी सकते हैं और अक्सर उन्हें किसी भी गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे थे और उनमें राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ और अंग्रेजों के मुकाबले भी अपने आप को एक जनगण के रूप में देखने लगे। तो इस तरीके की प्रवृत्ति रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों के बारे में बात की जाए क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की गुंजाइश भी रहती है क्योंकि हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं कि 1870 के दशक में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवादी इस ताकत और गति अर्जित कर चुका है और भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर चुका है और दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अखिल भारतीय पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इसके
पहले भी अनेक संस्थाएं स्थापित हो गई थी। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया और वर्ष 1836 के बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई और इन सभी समितियों पर धनी तथा अभिजात लोगों का प्रभुत्व था, जिनको तब गणमान्य व्यक्ति कहा जाता था और इनका चरित्र प्रांतीय और स्थानीय होता था। और इन्होंने प्रशासन में सुधार और प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी के लिए काम किया और ब्रिटिश संसद को लंबे लंबे प्रार्थना पत्र भेजे जिनमें भारतीयों की मांगें रखी जाती थी। 1858 के बाद के काल में शिक्षित भारतीय तथा अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन के बीच खाई धीरे धीरे बढ़ती गई और ब्रिटिश शासन के चरित्र तथा भारतीयों के लिए उनके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के बाद ये शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के आधिकारिक मुख्य आलोचक बन गए और उनका असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक कायाकल्प में अभिव्यक्त हुआ और उस समय तक मौजूद समितियां राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहीं। 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना और भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। बाद में उन्होंने प्रमुख नगरों में इस एसोसिएशन शाखा की स्थापित की और 1825 में जन्मे दादा भाई नेहरू ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित किया। जल्दी उन्हें भारत का पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। उन्हें अर्थशास्त्रीय लेखन में उन्हें सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण तथा यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। 3 बार दादा भाई नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना और उनका सम्मान किया और वास्तव में वे भारत के उन जनप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं में रहे लंबी कतार में अग्रणी नेता थे जिनका नाम जनता के हृदय में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों ने सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन थी। बंगाल के युवा राष्ट्रवादी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार समस्त नीतियों से धीरे धीरे उब रहे थे। वे व्यापक सार्वजनिक महत्व के सवालों पर लंबा राजनीतिक आंदोलन छेड़ना चाहते थे। प्रतिभाशाली लेखक वक्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के रूप में उन्हें एक नेता मिल गया। बनर्जी अपने अधिकारियों द्वारा बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से इंडियन सिविल सर्विसेज से बाहर कर दिए गए क्योंकि वे अधिकारी अपनी सर्विस में किसी स्वतंत्र विचारों वाले भारतीय ही उपस्थित नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। बनर्जी ने 1875 में कलकत्ता के छात्रों के सामने राष्ट्रवादी विषयों पर प्रभावशाली भाषण देकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के इन युवा राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी और इस एसोसिएशन ने अपने सामने राजनीतिक प्रश्नों के भारतीय जनता को एकताबद्ध करने का लक्ष्य रखा। अपनी ओर बड़ी संख्या में जनता को खींचने के लिए इन्होंने निर्धन वर्गों के लिए कम सदस्यता शुल्क निर्धारित किया और बंगाल के शहरों और गांवों तथा बंगाल से बाहर अनेक शहरों में एक एसोसिएशन की कई शाखाएं खोली। भारत के दूसरे भागों में युवक लोग सक्रिय थे। जस्टिस रानडे और उनके साथियों ने 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की और एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू दूसरों ने 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव डाली। फिरोज शाह मेहता, के तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी दूसरों ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाया हुआ था। इस तरह से जो राष्ट्रवादी एक शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ राजनीतिक एकता का आवश्यकता महसूस कर रहे थे, उनके लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का समय आ चुका था और तब तक मौजूद संगठनों एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया और उनका क्षेत्र और कायाकल्प बहुत सीमित हो गया। वे अधिकतर स्थानीय प्रश्नों को उठाते थे और उनकी सदस्यता और नेतृत्व का एक शहर या एक प्रांत के रूप में घोड़ों से लेकर लोगों तक सीमित था और यह इंडियन एसोसिएशन भी एक अखिल भारतीय संस्था नहीं बन सकी थी। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। इसमें कई योजनाएं बनाई और भारतीय जन भी तैयार किए जा रहे थे, लेकिन इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट एओ हुंग को जाता है। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क किया। उनके सहयोग से बंबई में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया और इनकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने और इनके 72 प्रतिनिधियों ने शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार से घोषित किए गए कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा मजबूत करना था। जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना था। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों से बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था और वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। मगर यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सच्चाई का
बहुत छोटा अंश है। यह पूरा अपर्याप्त तथा भ्रामक है। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त कर भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी और उनकी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। इस तरीके से आशा की जा रही थी कि एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट की उपस्थिति अधिकारियों की आशंकाओं का समाधान करेगी और ह्यूम कांग्रेस का उपयोग एक सेफ्टी वाल्व के रूप में करना चाहते थे और वह कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को आशा थी कि वे ह्यूम का उपयोग एक त्वरित चालक के रूप में कर सकेंगे। इस तरीके से 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप से विदेशी शासन में भारत की मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन ही बढ़ता गया और देश की जनता ने स्वाधीन होने का आराम को हराम जाना और आरंभ में कांग्रेस ने एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन का काम किया और वर्ष 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि विभिन्न स्थानीय संगठनों द्वारा समूहों द्वारा चुने गए। इसके बाद हर वर्ष दिसंबर में और हर बार देश के एक नए भाग में अपने अधिवेशन करती रही और जल्द ही उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर हजारों में पहुंच गई और इनके प्रतिनिधियों में अधिकांश लोग वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, अध्यापक और जमींदार हुआ करते थे। और 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया और यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों से कालक्रम में पहुँचा दी गई थी। तो इस संदर्भ में था एक कादम्बरी गांगुली जी हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई भी एक धारा नहीं थी जो राष्ट्रवादी आंदोलन की नदी आगे बढ़े और प्रांतीय सम्मेलन, स्थायी समितियां और राष्ट्रवादी समाचार पत्र भी बढ़ती हुई राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख खुद हो सकते और खासकर प्रेस राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलन को फैलाने का एक प्रमुख साधन के तौर पर रहा था। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया देखने को मिली और ये हैं आपके शिशिर कुमार घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, ये हैं शिशिर कुमार घोष, ये बदरुद्दीन तैयब जी और ये यहाँ पर आते हैं आपके सुब्रमण्यम अय्यर और ये आते हैं दादा भाई नेहरू और दिनसाई बाचा के साथ गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरीके से इसमें चित्र में स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहे हैं, इस तरीके से ये बने हुए हैं। कांग्रेस जो आरंभिक वर्षों में इसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम पर इस प्रकार थे, जैसे इसके जो स्टार्टिंग में जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनमें थे दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस काल में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रमुख नेताओं महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष नामक दो भाई और मदन मोहन मालवीय जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचार्य और दिनसाई बाचा रहे थे। अब आता है आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलापों के बारे में बात की जाए तो आरंभ में राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि वे देश के राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं थी। जो बातें कार्यसूची में शामिल थी वे राष्ट्रीय भावना को जगाना तथा मजबूत करना, बड़ी संख्या में एक भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना और राजनीति एवं राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित करना था। इस बार पहला महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक प्रश्नों की जनता की रुचि में विकसित करना और देश में जनमत का संगठन करना था और दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों की निरूपण किया जाना था ताकि उभरते हुए जनमत को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहल राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में राष्ट्रीय एकता पैदा की जाए। और आरंभिक राष्ट्रीय नेता इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि भारत अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा और दूसरे शब्दों में भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र है और भारत को राष्ट्रीय स्वरूप को बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता थी और भारतीयों को बहुत होशियारी से एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाना था और राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों के क्षेत्र, जाति, धर्म के भेदों से ऊपर एक उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करने के लिए लगातार डटकर काम करना था। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात की दृष्टि से रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना होता है। अब आता है साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना के बारे में कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना आरंभिक राष्ट्रवादियों की संभवतः सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। उन्होंने तत्कालीन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के 3 रूपों अर्थात व्यवहार, उद्योग और वित्त के द्वारा शोषण पर ध्यान दिया। उन्होंने अच्छी तरह से समझा कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यवस्था के अधीन बनाना था। भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को विकसित
करने के ब्रिटिश प्रयासों का उन्होंने तीखा विरोध किया और वे तत्व थे जिसमें कच्चा माल पैदा करने वाले देश, ब्रिटिश उद्योगों में पैदा माल के लिए मंडी तथा विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र में भारत का रूपांतरण। उन्होंने इस औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया और आरंभिक राष्ट्रवादी भारत की बढ़ती गरीबी तथा आर्थिक पिछड़ेपन और आधुनिक उद्योग धंधों तथा कृषि के विकास की असफलता को लेकर दुखी थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और दादा भाई नौरोजी ने 1881 में घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ एक विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है और भारत के परंपरागत हस्त उद्योगों को नष्ट कर रहा है। साथ ही यह आधुनिक उद्योगों के विकास में भी बाधा डाल रहा है और राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की, जिनमें अधिकांश ने भारतीय रेलवे, बागानों, उद्योगों में विदेशी पूंजी के भारी निवेश का विरोध किया और जिनका तर्क था कि भारतीय पूंजीपतियों का उत्पीड़न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा मजबूत होगा। उन्हें विश्वास था कि विदेशी पूंजी के निवेश से मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक राजनीतिक खतरे पैदा होंगे। तो इस तरीके से था। इसमें राष्ट्रवादियों को शिकायत थी कि भारत की दौलत इंग्लैंड ले जाई जा रही हो और उन्हें भारत की मांग थी कि इस दोहन को रोका जाए और किसानों पर करों का बोझ कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी घटाने के सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाए, जिनमें कुछ ने तो उन अर्ध सामंती कृषि संबंधों की आलोचना की जिनको अंग्रेज बनाए रखना चाहते थे और बागान मजदूरों के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छोड़ा। उन्होंने भारी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक कर खत्म करने के लिए जमीन की मालगुजारी घटाने की मांग की और उन्होंने भारत सरकार के भारी फौजी खर्चों की निंदा की और थे हटाने की मांग की और समय गुजरने के साथ साथ आधिकारिक राष्ट्रवादी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा देश की आर्थिक शोषण, उसे निर्धन बनाना, उसके आर्थिक पिछड़ेपन को बनाए रखना ऐसी बातें थीं जो विदेशी शासन के कुछ लाभकारी पहलुओं के पानी फेर देती थीं और जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लाभों के प्रश्न पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था कि मजे की बात है कि भारत में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, मगर यथार्थ में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि एक ही अर्थ या रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात लोग एक दूसरे की यानी कि देसी तानाशाही की हिंसा से सुरक्षित है, परंतु इंग्लैंड की अपनी जकड़ से संपत्ति को सुरक्षा नहीं है और परिणाम स्वरूप जीवन को बिल्कुल सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। जो कुछ सुरक्षित और अच्छी तरह से सुरक्षित है वह यह है कि इंग्लैंड पूरी तरह से सुरक्षित और निश्चित है और इस तरह पूरी सुरक्षा पाकर वह 3 या 4 करोड़ पौंड प्रति वर्ष की दर से भारत की संपत्ति बाहर ले जा रहा है और यही उसका भक्षण कर रहा है। इसलिए मैं यह कहने की जरूरत करूंगा कि भारत की संपत्ति या उसके जीवन का सुरक्षा प्राप्त नहीं है और भारत के लाखों लोगों को जीवन का अर्थ आधा पेट भोजन या भुखमरी या अकाल या महामारी होता है। कानून और व्यवस्था के बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि भारत में एक कहावत प्रचलित है कि पीठ पर मार लो भैया मगर पेट पर लात मत मारो। देसी तानाशाही के अधीन जनता जो कुछ पैदा करती है उसे अपने पास रखती थी, उपयोग करती थी। हालांकि कभी कभी उसे पीठ पर कुछ हिस्सा झेलना पड़ता था और हिंसा झेलनी पड़ती थी और ब्रिटिश भारत की तानाशाही में मनुष्य शांति के साथ रह रहा था और ऐसी कोई भी हिंसा नहीं थी जिनका सहारा उन्हें अनदेखे शांतिपूर्ण बहुत बारीक ढंग से उन्हें छीनता था। अब आते हैं संवैधानिक सुधार के बारे में। संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में देखा जाए तो शुरू में राष्ट्रवादियों को आरंभ से ही वह विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होगा, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को फौरन प्राप्त करने जाने की मांग नहीं की। उनकी तात्कालिक मांगें अत्यधिक साधारण थीं और वे एक कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। वे बहुत सावधान भी थे और सरकार उनकी गतिविधियों को कुचल ना दे और 1885 से 1892 में वे विधायी परिषद के प्रसार और सुधार की मांग उठाते रहे और उनके आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास किया गया और इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिनमें कुछ सदस्यों की भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, मगर बहुमत कई सदस्यों का ही रहता था और राष्ट्रवादी 1892 के कानून में पूरी तरह से असंतुष्ट थे और उन्हें मजाक बतलाया। उन्होंने परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और अधिक अधिकार दिए जाने की मांग एक तरीके से उठाई हुई थी और इन लोगों ने
कांग्रेस के मंच पर इस मांग को 1905 में गोखले के द्वारा और 1906 में दादा भाई नेहरू के द्वारा उठाई गई थी। अब आता है कि प्रशासकीय व अन्य सुधार के बारे में कि आरंभिक राष्ट्रवादी व्यक्तिवाद प्रशासकीय फैसलों के निर्भीक आलोचक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, निकम्मापन और दमन से ग्रस्त शासन प्रणाली के सुधार के लिए अथक प्रयास किए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार वे चाहते थे कि यह प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो, जिनमें आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों की मांग उठाई। आर्थिक दृष्टि से उच्चतर पदों का यूरोपीय एकाधिकार दो कारणों से हानिकारक था। पहला कि यूरोपीय लोगों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे और इससे भारत को प्रशासन बहुत खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर रखा जाता था। दूसरा आता है कि यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत से बाहर भेज देते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में अदा किया जाता था। इससे भारत की संपत्ति का दोहन और बढ़ता था। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मत था कि इन सेवाओं का भारतीकरण करने का प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति सजग होता और इस प्रश्न के नैतिक पक्ष में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश प्रशासन का अत्यधिक खर्चीलापन बहरहाल इसकी अकेली बुराई नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक बुराई भी है, और बल्कि यह बड़ी बुराई है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में भारतीय जाति का कद घटने या वृद्धि के रुकने की प्रक्रिया चल रही है। हमें अपना पूरा जीवन उसका एक एक दिन हीनता के वातावरण में जीना पड़ रहा है और हमने जो श्रेष्ठ था उसे झुकना पड़ रहा है, और हमारी मनुष्यता जिन महानता ऊंचाइयों को छू सकती है वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकते। प्रत्येक स्वशासी जनगण को जिस नैतिक ऊंचाई पर अनुभव होता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते, और हमारी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएं उपयोग के बिना धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और हम अपने ही देश में लकड़ी के काटने और कुएं से पानी निकालने के लिए रूप में जड़ होकर रह जाएंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रवादियों की मांग थी कि न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग किया जाए ताकि पुलिस तथा नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता को कुछ सुरक्षा मिल सके। तो इसके संदर्भ में था। और चूतखोरों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने कृषि बैंकों की स्थापना की भी मांग की, और वे चाहते थे कि सरकार नीति के विकास तथा खेत देश को अकाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाएं शुरू करे, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पुलिस को ईमानदार और कुशल और जनप्रिय बनाने में पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांगें भी उठाई गई थी। अब आता है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कि आरंभ में राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीय लोकतंत्र ही नहीं बल्कि भाषण, प्रेस, विचार, संगठन की स्वतंत्रता जैसे आधुनिक नागरिक अधिकारों के प्रति भी आकर्षित थे। जब भी सरकार इन नागरिक अधिकारों को सीमित करने के प्रयास करती थी वे जमकर उनका बचाव करते थे, और यही वह काल था जिनमें राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्य के फलस्वरूप आमतौर पर पूरी भारतीय जनता और खास तौर पर शिक्षित वर्गों ने लोकतांत्रिक विचार पर अपनी जड़ें जमाने लगे, और यह वास्तव में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के संघर्ष स्वाधीनता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष का अभिन्न अंग बन गई। और 1897 में बम्बई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक और दूसरे कई नेताओं, समाचार पत्रकों के संपादकों को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया और उनकी लंबी लंबी कैद की सजाएं भी दी गईं। इसी के साथ पूना के दो नेता नाटू भाइयों को बिना किसी मुकदमे के अंडमान भेज दिया गया और जनता की स्वतंत्रता पर इस हमले को पूरे देश में विरोध हुआ, और तिलक जिन्हें अभी तक मुख्यतः महाराष्ट्र में जाना जाता था वह रातों रात अखिल भारतीय नेता बन गए। राजनीतिक कार्य की विधियों के बारे में कि 1950 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिसमें प्राय नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। कानून की सीमा से रहकर सांविधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में रखा जाता था, और उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा और संगठित किया जाए तो प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तक जनता की मांग को पहुँचाया जाए और वे धीरे धीरे एक करके मांगों को पूरा करेंगे। और राजनीतिक कार्य की दो दिशाएं थी। पहली थी कि भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक शक्तिशाली जनमत तैयार करना, जनता को राजनीतिक प्रश्नों की प्रशिक्षित और एकताबद्ध करना, और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव तथा प्रार्थना पत्र भी मूलतः इसी लक्ष्य को निर्धारित होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर जब 1891 में युवक गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा द्वारा सावधानी के साथ तैयार करके भेजे गए एक संस्मरण पत्र के बाद सरकार द्वारा 2 पंक्तियों में उत्तर पर अपनी निराशा व्यक्त की, और जस्टिस राणा ने इस व्याख्या पर इस प्रकार से कहा कि आप अपने देश के इतिहास के हमारे इस स्थान को नहीं समझते। ये स्मरण कहने को सरकार के नाम को संबोधित करती है, और ये वास्तव में जनता को संबोधित है ताकि वह ज्ञान जान सके कि इस विषय पर कैसे विचार करना है, और यह काम किसी परिणाम की आशा किए बिना अभी उनके वर्षों तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति इस देश की एकदम नई वस्तु है। दूसरे
आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरदार और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार से जनसंवधान राष्ट्रवादी द्वारा सुझाए गए थे और उनको लागू किया जाए। नरमपंथी और राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय तो करना चाहती है, मगर यहाँ वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। इसलिए भारतीय जनमत को शिक्षित करने के साथ साथ नरमपंथी राष्ट्रवादी ब्रिटिश जनमत की शिक्षित करने के भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये स्थिति रही। फिर धीरे धीरे करके इसमें जनता की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें सुकुचित सामाजिक सुधार और आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी थी। अभी जनता में इस आंदोलन की पैठ नहीं बनी हुई थी और वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। सक्रिय राजनीतिक संघर्ष छेड़ने की समस्याओं का वर्णन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि देश में विभाजन तथा उपविभाजन की एक अंतहीन श्रृंखला है। जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ है, विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है और जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है और परिवर्तनों को समझती भी नहीं है। इस प्रकार नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जुझारू जनसंघर्ष तभी छेड़ा जा सकता है जबकि भारतीय समाज के बहुविध तत्वों को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधा जा सके। परंतु वास्तव में यही तो वह संघर्ष था जिन्होंने के दौरान भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो सकता था। तो इस तरीके की स्थिति जनता के भूमिका के संदर्भ में रही, जिसमें आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के संकुचित सामाजिक आधार ने हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह सामाजिक वर्गों के संकुचित हितों तक ही सीमित थी या इसमें शामिल थी। इसमें कार्यक्रम और इसकी नीतियां भारतीय जनता के सभी वर्गों के हितों से जुड़ी थी और औपनिवेशिक वर्चस्व के विरुद्ध उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व भी करती थी। सरकार के रवैये को लेकर कि आरंभ से ही ब्रिटिश अधिकारी उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति शंकालु थे। वायसराय डफरिन ने ह्यूम को यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मामले को देखे। यह इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकारियों के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती और यह धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बनती जा रही थी। और अब ब्रिटिश अधिकारी खुलकर राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की आलोचना और निंदा करने लगे थे। राष्ट्रवादी नेताओं को बेवफा बाबू या राजद्रोही ब्राह्मण या हिंसक खलनायक कहने लगे और कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा जाने लगा। और डफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। और लॉर्ड कर्जन ने 1890 में विदेशी सचिव बताया तथा कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहती हुई यह मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो इस तरीके का ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था और इस तरीके का एक संदर्भ आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। भारतीय जनता की बढ़ती एकता के आशासन के लिए एक बड़ा खतरा है और यह महसूस करने में अंग्रेज अधिकारियों ने बांटो और राज करो की नीति का जमकर लागू किया। उन्होंने सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, दूसरे ब्रिटिश समर्थक व्यक्तियों को प्रोत्साहन किया और वे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाए। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश की। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए उन्होंने एक तरफ छोटी छोटी छूटें देना और दूसरी तरफ निर्मम दमन करने की नीति अपनाई और अधिकारियों के यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन का विकास रोकने में असफल रही। अब आता है आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन, जिसमें कुछ आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस को आरंभिक चरण में अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन जिन सुधारों के राष्ट्रवादियों के आंदोलन ने छेड़ने में बहुत थोड़े सुधार ही सरकार ने लागू किए। और इस आलोचना की बहुत कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आंदोलन को असफल घोषित करना भी आलोचकों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो काम उन्होंने अपने हाथ में लिए थे और उनकी तात्कालिक कठिनाइयों को देखते हुए उनका आंदोलन इतिहास बहुत उज्ज्वल था और अपने समय की सबसे प्रतिकूल प्रगतिशील शक्ति का सूचक था और एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने और जनता में एक ही भारतीय राष्ट्र के सदस्य होने की भावना जगाने में सफल रहे और भारतीय जनता को उनके साझे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों के जुड़े होने पर साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के रूप में जागरूक कर इस प्रकार से एक राष्ट्र को एकताबद्ध किया और इसने जनता के राजनीतिक कार्य को प्रशिक्षित किया। जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, स्वराष्ट्रवाद के विचारों में लोकप्रिय बनाना और उनके आधुनिक दृष्टिकोण जगाए और ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उनके सामने इस तरीके से रखा। ये कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कि एक तरीके से बी चक्रवर्ती, ये चौधरी, कृष्णा स्वामी अय्यर, दरभंगा महाराज, दादा भाई नेहरू जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रतन टाटा, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, रमेश चंद्र दत्त और भूपेंद्र बसु और एसपी सिंह, इस तरीके के प्रमुख नेता एक सीक्वेंस में बाएं से दाएं की ओर बैठे हुए हैं।
और ये एक तरीके से यह कि राजनीतिक सत्य सामने रखा गया कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए, और इससे राष्ट्रवाद के प्रश्नों पर भारतीय जीवन का प्रमुख प्रश्न बन गया। और इसमें अनरमपंथियों का राजनीतिक कार्य धर्म भावुकता या खोखली भावना की दुहाई न देकर जनता के जीवन की ठोस अध्ययन या वास्तविकता के ठोस अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित हो गया। तो इस तरीके से यह नए भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि 1858 से 1905 तक रहे उनके संदर्भ में है। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है नए भारत के उदय में 1858 के बाद जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए उनके बारे में, कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र की बढ़ती उठती लहर जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को जन्म दिया था, उन आंदोलनों के रूप में सामने आई जिनका उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं तथा भारतीय जनता के धार्मिक दृष्टिकोण का सुधार करना और उनका लोकतंत्रीकरण करना था। अनेक भारतीयों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आधुनिक ढंग से देश के चौतरफा विकास करने और राष्ट्रीय एकता की एकजुटता को विकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं। और राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, नई आर्थिक नीतियों का उदय, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी विचारों और संस्कृति का प्रभाव या दुनिया के बारे में पहले से अधिक जानकारी, इन सभी समाज के पिछड़े और पतन के बारे में लोगों की चेतना को बढ़ाया नहीं बल्कि सुधार के संकल्प को और भी मजबूत किया। इसी के संदर्भ में उदाहरण के लिए केशव चंद्र सेन ने कहा था कि आज हम कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वह एक पतित राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राचीन महानता ध्वंस होकर बिखर पड़ी है और इसका राष्ट्रीय साहित्य, विज्ञान तथा धर्मशास्त्र और दर्शन, इसका उद्योग और वाणिज्य तथा इसकी सामाजिक समृद्धि और घरेलू सरलता और मधुरता, यह सभी समाप्त हो चुकी है और उन सभी बातों में लगभग की जा रही हो। जब हम अपने चारों ओर बढ़ते आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक सूनेपन की दुखद निराशाजनक दृश्य देखते हैं और हम इन्हें कालिदास के काव्य, विज्ञान, सभ्यता के देश को पहचानने का व्यर्थ ही प्रयत्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता की स्थिति के संदर्भ में कहा था कि चिथड़ों में लिपटे हुए वृद्धों और युवकों को यहाँ वहाँ भटकते कृषकाय ढांचे और जिनके चेहरों पर सैकड़ों वर्षों की निराशा, गरीबी में गहरी झुर्रियाँ डाल रखी हैं। हर जगह पाए जाने वाले गाय, बैल, भैंस जैसे पशु, उनकी आंखों में वही गहरी उदासी, वही दुर्बल शरीर, सड़क के किनारे बिखरा कूड़ा और गर्द, क्या यही हमारी आज का भारत है। महलों के ठीक पड़ोस चरमराती झोपड़ियाँ, मंदिर के ठीक पास कूड़े के ढेर, तड़क भड़क वस्त्रों में सजे व्यक्ति के साथ चलता हुआ लंगोट पहने सन्यासी, अच्छे भोजन, तमाम सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति को दया की भीख मांगती है और बेचमक निगाहों से देखता हुआ एक भूख का मारा व्यक्ति, क्या हमारा अपना देश है। भयानक प्लेग के तथा कालरा के कारण भयानक तबाही, देश के पोर पोर को चबाता हुआ मलेरिया, मनुष्य की दोहरी प्रकृति बन चुकी भूखमरी, अर्धभूखमरी तांडव नृत्य करता हुआ और अकाल का दानव, 30 करोड़ लोगों का यह समूह कहने भर से मनुष्य है और अपने देशवासियों तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्रेरित होकर यह जीवनहीन, किसी आशा, किसी अतीत, किसी भविष्य से वंचित ऐसे कुटिल चरित्र के लोग जो केवल गुलामों को शोभा दें, जिनके लिए अपने ही भाइयों की संपत्ति असह्य है, उन बलवानों के तलवे चाटते हुए जो बलहीनों को प्राणघातक चोटें पहुंचा रहे हैं, ऐसे भोंडे या निष्कृष्ट अंधविश्वासों से ग्रस्त तो स्वाभाविक तौर पर कमजोर तथा भविष्य से निराश लोगों ही आ जाते हैं। किसी भी नैतिक मानदंड में रहते इस तरह के 3 करोड़ प्राणी जो भारत के शरीर पर इस तरह से रेंग रहे हैं जैसे सड़ती और बदबू देती लाशों के ऊपर कीड़े रेंगते हैं। हमारे बारे में यही वह तस्वीर है जो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेज अधिकारियों के सामने उभरती है। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के ने भारत के संदर्भ में जो उस टाइम पे भारत की स्थिति थी उसके बारे में कहा हुआ था। 1858 के बाद पहले सुधारवादी प्रवृत्ति का आधार और व्यापक हुआ और राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे आरंभिक सुधारवादियों के कामों को धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रमुख आंदोलनों में आगे बढ़ाया। धार्मिक सुधार के संदर्भ में देखा जाए तो विज्ञान, जनतंत्र, राष्ट्रवाद की आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार अपने समाज को ढालने की इच्छा को लेकर यह संकल्प करके इस रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। विचारशील भारतीयों ने अपने पारंपरिक धर्मों के सुधार का काम आरंभ किया। धर्म उन दिनों जनता के जीवन का एक अभिन्न अंग था। धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार भी कुछ खास संभव नहीं था और अपने धर्मों के आधार पर प्रति सच्चे रहकर भी उन्होंने उनको भारतीय जनता में नई आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार ढाला। फिर सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म परंपरा 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा आगे बढ़ाई गई। उन्होंने इस सिद्धांत का भी खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ अनुलंघनीय है और वर्ष 1866 में इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने जारी रखा।
ब्रह्म समाज में हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर उसे एक ईश्वर की पूजा पर आधारित करके तथा वेदों को अनुलंघनीय न मानकर भी वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर उनमें सुधार लाने की कोशिश की। इनने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की भी कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपना आधार मानव बुद्धि को अपनाया तथा उसे यह जानने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन तथा वर्तमान धार्मिक सिद्धांतों और व्यवहारों में क्या उपयोगी और क्या अनुपयोगी है। इस कारण धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को ब्रह्म समाज ने अनावश्यक बताया। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार तथा क्षमता प्राप्त है कि वह अपनी बुद्धि की सहायता से यह देखे कि किसी धार्मिक ग्रंथ या सिद्धांत में क्या गलत है और क्या सही है। इस तरह ब्रह्म समाजी मूलतः मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांडों के बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। वे बिना किसी पुरोहित की मध्यस्थता के एक ईश्वर की पूजा करते थे और ब्रह्म लोग महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह समेत स्त्री कल्याण के सभी उपायों के तथा स्त्री पुरुष के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रसार के भी समर्थक थे। समाज सुधार ने ब्रह्म समाज ने अपनी आंतरिक कलह के कारण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वह कमजोर पड़ गया और वैसे इसका प्रभाव मुख्यतः नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। फिर भी 19वीं और 20वीं सदी के बंगाल में सीमित था। भी शेष भारत में बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब आता है महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार कि बम्बई प्रांत में धार्मिक सुधार का कार्य आरंभ में 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। पश्चिमी भारत में पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जनता में लोकहितवादी कहा जाता था। वे मराठी भाषा में लिखते थे कि उन्होंने हिंदू कट्टरपंथ पर भयानक बुद्धिवादी आक्रमण की और धार्मिक और सामाजिक समानता का प्रचार किया। जैसे उदाहरण के तौर पर 1840 के दशक में उन्होंने लिखा था कि पुरोहित बहुत ही अपवित्र हैं, क्योंकि वह कुछ बातों के बिना अर्थ समझते हुए दोहराते रहते हैं। उन्होंने ज्ञान को इसी रटत तक भौड़े ढंग से सीमित करके रख देते थे। पंडित तो पुरोहित से भी बुरे हैं, क्योंकि वे और भी ज्ञानी हैं तथा अहंकारी भी है। ब्राह्मण कौन है और किन अर्थों में भी हमसे भिन्न है? क्या उनके 20 हाथ हैं? क्या हमसे कोई कमी है? अब जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो ब्राह्मणों को अपनी मूर्खतापूर्ण धारणाएं त्याग देनी चाहिए। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि सभी मनुष्य बराबर हैं तथा हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। धर्म को मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य वह बहुत पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ हो सकते बाद के काल के लिए प्रासंगिक ना रह जाएं। बाद में आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में हिंदू धार्मिक विचारों और व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों तथा पुरोहितों के वर्चस्व में मुक्त कराने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे एक प्रमुख नेता रहे, जिन्होंने ब्रह्म समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा और तेलुगु भाषा सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से इनका प्रसार दक्षिण भारत में हो गया। इसी समय महाराष्ट्र के गोपाल गणेश आगरकर भी कार्यरत थे और आधुनिक भारत के महानतम बुद्धिवादी विचारकों में से एक थे और ये मानव बुद्धि की क्षमता के प्रचारक थे और परंपरा का अंधश्रद्धा तथा भारत के अतीत के झूठे महिमा मंडल को भी उन्हीं की कड़ी आलोचना की हुई थी। रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में बात की जाए तो रामकृष्ण परमहंस, जो कि 1834 से 1886 तक एक संत चरित्र व्यक्ति थे और बिजो त्याग सहांस भक्ति की पारंपरिक विधियों से धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थे। धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में जीवन का अनुभव करने के उद्देश्य से वे मुस्लिम तथा ईसाई धर्मदेशों के साथ भी रहे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने तथा मुक्ति पाने का कई मार्ग है और यह भी मनुष्य की सेवा ईश्वर की ही सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही एक मूर्तिमान रूप है। उन्होंने धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से 1902 तक रहे, उन्होंने प्रसारित किया और उनकी समकालीन भारतीय राजनीति समाज में आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास किया। विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रियाओं पर था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसे हम रहते हैं कर्म से हीन है तो व्यर्थ है। अपने गुरु की तरह उन्होंने सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की, धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा की। जैसा कि 1898 में उन्होंने लिखा था कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। साथ ही वे भारतीय दर्शन परंपरा के
श्रेष्ठ कर दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते हैं। वे खुद वेदांत के अनुयायी थे, जिन्हें उन्होंने पूर्णतः एक बुद्धिसंगत प्रणाली ही बतलाया हुआ था। विवेकानंद ने भारतीयों की आलोचना की कि बाकी दुनिया से कटकर वे जड़ तथा मृतपाय हो गए हों। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों ने हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा ने समा जाना ही एकमात्र समाधान है। गति जीवन का चिन्ह है। विवेकानंद ने जाति प्रथा की प्रथा तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा की और वहाँ जनता में स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। इस बारे में उनकी तीखी टिप्पणी इस प्रकार थी कि हमारे सामने खतरा है कि हमारा धर्म रसोई घर में न बंद हो जाए। हम अर्थात हमने से अधिकांश न वेदांती है, न पौराणिक, ना ही तांत्रिक। हम केवल हमें न छुओ के समर्थक है। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में और हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र और हमें छूना मत। अगर यही सच है तो कुछ एक शताब्दी और चलता रहा तो हमें जैसे एक व्यक्ति पागल खाने में होगा। विचारों की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। जहाँ यह ना हो वहाँ मनुष्य जाति, राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। अपने गुरु की तरह विवेकानंद भी एक महान मानवतावादी थे। देश की साधारण जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर उन्होंने लिखा है कि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। शिक्षित भारतीयों से वे कहते हैं कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उनके खर्च पर, शिक्षा पाने पर कोई ध्यान नहीं देते। मानवतावादी राहत कार्य और समाज कार्य को जारी रखने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थीं और इस स्कूल, अस्पताल और दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि खोलकर सामाजिक सेवा के कार्य किए। इस तरह इनका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और सेवा पर था। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में कि उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार का बीड़ा आर्य समाज ने उठाया। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1824 से 1883 में की और उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरी पुरानी सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। अपने लिए उन्होंने दयानंद से वेदों से प्रेरणा प्राप्त की, जिन्होंने ईश्वर कृत होने के नाते उन्हें अनुलंघ्य और सभी ज्ञान का भंडार मानते थे। उन्होंने उन बात के सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। वेदों तथा उनकी अनुलंघ्यता पर इस तरह से पूर्ण निर्भरता ने उनकी शिक्षाओं की रूढ़िवादी रंग में रंग दिया, क्योंकि उनकी अनुलंघनीयता का अर्थ है कि मानव बुद्धि अंतिम निर्णायक नहीं रही है। और उन्होंने इस दृष्टिकोण का एक बुद्धिसंगत पक्ष भी था कि ईश्वर प्रदत्त होने के बावजूद वेदों की व्याख्या उन्हें और उनके दूसरे मनुष्यों को बुद्धिसंगत ढंग से करनी होगी। वे मानते थे कि प्रत्येक को ईश्वर तक सीधे पहुंचने का अधिकार है। इसके अलावा हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन करने के बजाय उन्होंने इस धर्म पर हमला किया, इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा। तो इसके परिणामस्वरूप वेदों को अपनी व्याख्या से उन्होंने जो भी शिक्षाएं ग्रहण की वह दूसरे भारतीय सुधारकों द्वारा प्रचारित किए जा रहे थे। धार्मिक और सामाजिक सुधारों से मिलती जुलती थी। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पुरोहितवाद के तथा खासकर जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। इन्होंने इसी वास्तविक जगत में रह के मनुष्यों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और हमारी दुनिया में परंपरागत विश्वास से लोगों का ध्यान हटाया और वे पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के तौर पर समर्थक रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जस्टिस राणा डे, गोपाल हरि देशमुख, दूसरे आधुनिक धर्म समाज सुधारकों से मिलकर वाद विवाद भी किए। वास्तव में आर्य समाज का इतवारी सभाओं का विचार इस बारे में ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के व्यवहार में मिलता जुलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों ने बाद में पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार में देश भर में स्कूलों की, कॉलेजों की एक पूरा जाल से बिछा दिया। इस प्रयास में लाला हंसराज की एक प्रमुख भूमिका रही कि दूसरी तरफ कुछ अधिक परंपरावादी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना की और आर्य समाजी सुधार के प्रखर समर्थक थे और स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किया। उन्होंने छुआछूत तथा वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरता का विरोध किया। इस तरह भी सामाजिक समानता के प्रचारक थे और उन्होंने सामाजिक एकता को मजबूत बनाया और जनता के आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना भी जगाई। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया तथा साथ ही इन्होंने आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन में रोकना भी था, जिसके कारण से दूसरे धर्मों के खिलाफ एक जिहाद छेड़ दिया और यह जिहाद 20वीं सदी के भारत के सांप्रदायिकता के प्रसार में एक तरीके से सहायक का
कारण बना। आर्य समाज में सुधार कार्य में समाज की बुराइयां खत्म करके जनता को एकबद्ध करने का प्रयास किया और धार्मिक कार्य की संभवतः अचेतन रूप में विकासमान हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों, सिखों, ईसाइयों के बीच पनप रही राष्ट्रीय एकता को भंग करने की प्रवृत्ति की। और इससे यह स्पष्ट नहीं थी कि भारत में राष्ट्रीय एकता धर्मनिरपेक्ष आधार पर तथा धर्म से परे होकर ही संभव है, ताकि ऐसा भी धर्मों के लोगों को समेट सके। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.D. ब्लावत्स्की तथा कर्नल H.A. एलकॉट के द्वारा की गई थी। बाद में दोनों भारत आ गए और 1886 में मद्रास के करीब आडियार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया और थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत, फारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। और उन्होंने आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया। धार्मिक पुनरुत्थानवादियों के रूप में थियोसॉफिस्टों में बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन आधुनिक भारत के घटनाक्रम में उनका एक विशिष्ट योगदान रहा। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों को चलाया जा रहा था, एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडल करते हो, और इससे भारतीयों को अपना खोया आत्मविश्वास फिर से पाने में सहायता मिली। हालांकि अतीत की महानता का ये झूठा गर्व भी इनके अंदर पैदा किया गया। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, और सैयद अहमद खां द्वारा तथा अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कि मुसलमानों के धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन कुछ देर में उभरे। उच्च वर्गों के मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की गई। केवल 1857 के महाविद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार उभरने लगे, और इस दिशा में आरंभ में 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी में आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों के विचार विमर्श को बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी शिक्षा को अपनाने के लिए उच्च और मध्यम वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया गया। मुसलमानों में सबसे प्रमुख सुधारक सैयद अहमद खां, जो कि 1817 से 1898 तक रहे, और वे आधुनिक वैचारिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयत्नरत रहे। इनके लिए उन्होंने सबसे पहले यह घोषित किया कि इस्लाम ही एकमात्र प्रमाणित पुस्तक या कुरान है और सभी इस्लामी लेखन गौण महत्व है। उन्होंने कुरान की व्याख्या भी की, समकालीन बुद्धिवाद और विज्ञान की रोशनी में की, और उनके अनुसार कुरान की कोई भी व्याख्या अगर मानव बुद्धि, विज्ञान और प्रकृति से टकरा रही है तो वह वास्तव में गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, और जैसा कि भारत में हुआ। जीवन भर वे परंपरा के अंध अनुकरण, रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान और बुद्धिवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने लोगों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण और विचार की स्वतंत्रता अपनाने का आग्रह किया, और उन्होंने घोषणा की कि जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती, सभ्य जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दृष्टि, अलग थलग रहने के खिलाफ भी चेतावनी जारी की हुई थी। और सैयद अहमद खां उन्होंने कहा हुआ था कि बंद दिमाग सामाजिक बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है, और विश्व भर में अमर साहित्य के अध्ययन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। उससे पता चलता है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, और व्यक्तिगत मत का पर्याय या मात्र समकक्ष कहीं नहीं होता, और यह दुनिया की उसके पंथ और समाज या वर्ग से कहीं अधिक व्यापक होता है। सैयद अहमद खां का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार जीवन पर्यंत उनका प्रथम ध्येय रहा। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने अनेक नगरों में विद्यालय स्थापित किए, पश्चिमी ग्रंथों पर उर्दू में अनुवाद कराया, और उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य ज्ञान तथा संस्कृति के प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। सैयद अहमद खां जो थे वह धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है और जिसे वह व्यवहारिक नैतिक कहा जा सकता है, और वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है। इसलिए वे व्यक्तिगत संबंधों को धार्मिक कट्टरता की निंदा करते थे और वे सांप्रदायिक टकराव के भी विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता को आग्रह करते हुए उन्होंने 1833 में 83 में कहा था कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारत की धरती पर अनाज खाकर जीवित रहते हैं।
जीवन और मृत्यु दोनों में हम एक साथ हैं और भारत में हमारे निवास में हम दोनों को खून बदल डाला है और हमारे शरीर के रंगों एक हो चुके हैं और हमारे हुलिये समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रीति रिवाजों का अपना लिया तथा हिंदुओं ने मुसलमानों के आचार विचार बहुत सी बातें ले लीं और इस कदर एक हो चुके हैं और हम एक नई भाषा उर्दू विकसित किया है जो हमारी ना भाषा है ना ही हिंदुओं की हम अपने जीवन के उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित है, लेकिन निसंदेह इस आधार पर हम दोनों एक ही देश में रहते हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं तथा हम दोनों की प्रगति और कल्याण हमारी एकता, पारंपरिक सहानुभूति और प्रेम की पर निर्भर करती है, जबकि हमारे पारस्परिक मतभेद, अकड़, विरोध तथा दुर्भावना निश्चय ही एक नष्ट कर देगी। और इसके अलावा इस कॉलेज के कोष में हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों में भी खोलकर दान दिया है और उसके दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले हुए हैं। तो इस तरीके से सर सैयद अहमद खां ने कहा हुआ था। सर सैयद अहमद खां के सामाजिक सुधार में काम का काफ़ी उत्साह दिखाया और मुसलमानों से मध्यकालीन रीति रिवाजों तथा विचार व कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। और सर सैयद अहमद खां ने सहायता उनके कुछ वफादार अनुयायियों किया करते थे और इनके सामूहिक रूप से अलीगढ़ समूह कहा जाता था। चिराग अली, उर्दू शाहिर अल्ताफ हुसैन हाजी, नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नोमाली अलीगढ़ आंदोलन के और कुछ प्रमुख नेता रहे हुए थे। अब आता है मोहम्मद इकबाल के बारे में। मोहम्मद इकबाल जो रहे थे वह आधुनिक भारत के महानतम कवियों में एक मोहम्मद इकबाल भी अपनी कविता द्वारा नौजवान मुसलमानों तथा हिंदुओं के दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी निरंतर परिवर्तन तथा आबाद कर्म पर बल दिया और विराग, ध्यान तथा एकांतवास की निंदा की। उन्होंने एक गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो दुनिया को बदलने में सहायक हो। वो मूलतः एक मानवतावादी थे। वास्तव में उन्होंने मानव कर्म को प्रमुख धर्म की स्थिति तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति या सत्ताधीनों के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म द्वारा इस विश्व को नियंत्रित करना चाहिए और निरंतर विचार में स्थिति को निष्क्रिय के रूप में स्वीकार करने का कोई बड़ा पाप नहीं है। कर्मकांड, बैराग तथा दूसरी दुनिया में विश्वास की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य को इसी जीती जागती दुनिया में सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं पारसियों के धार्मिक सुधार के बारे में कि पारसी लोगों ने धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। 1851 में रहमानी मजआयदन सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फरदूनजी, दादाभाई नेहरूजी, एस बंगाली अन्य लोगों ने किया। इन सभी में धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह में कुल मिलाकर स्थितियों की सामाजिक स्थिति के बारे में फारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण को आरंभ किया। कालांतर में फारसी लोग सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण की दृष्टि से भारतीय समाज में सबसे अधिक विकसित अंग बन गए थे। इन्होंने अब आता है सिखों धर्म के सुधारों के बारे में कि इन लोगों ने सिख लोगों को धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों के बल 1920 के बाद मिला, जब पंजाबी अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था और इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से भारी मात्रा में जमीनें और धन मिलते थे। इनका प्रबंध भ्रष्ट और स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था और अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता इन महंतों और इनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन को छेड़ दिया था। इस तरीके से अकालियों ने सरकार को मजबूर कर दिया और वह एक सिख गुरुद्वारा कानून बनाए और 1922 में बना, जो कि 1925 में इस संशोधन किए गए। कभी कभी इस कानून की सहायता से मगर अधिकतर सीधी कार्यवाही के द्वारा सिखों ने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को धीरे धीरे बाहर खड़ेद दिया और यह एक आंदोलन को सैकड़ों लोगों को जान से हाथ में धोना पड़ा। और ऊपर जिन आंदोलन के बारे में विशिष्ट सुधारकों का वर्णन किया, उनमें से अलग बहुत दूर इस तरह के आंदोलन और समाज सुधारक 19वीं और 20वीं सदी में हुए। आधुनिक युग के धार्मिक सुधार आंदोलनों में एक बुनियादी समानता पाई जाती है कि ये सभी आंदोलन बुद्धिवाद और मानवता के दो सिद्धांतों पर आधारित है, जिसने अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए कभी कभी वे आस्था और प्राचीन ग्रंथों का भी सहारा लिया और उन्होंने उभरते हुए मध्य वर्ग, आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने बुद्धि विरोधी धार्मिक कठमुल्लापन तथा अंध श्रद्धा से मानव बुद्धि पर तर्क विचार को क्षमता से मुक्त कराने का प्रयास किया हुआ था। और उन्होंने भारतीय धर्मों की कर्मकांडी, अंधविश्वासी, बुद्धि विरोधी तथा पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया और उन्होंने उनमें से अनेक में किसी ने कम और किसी ने अधिक धर्म को अंतिम सत्य का भंडार मानने से इनकार कर दिया और किसी भी धर्म या उसके ग्रंथों में उपस्थित सत्य को तर्क, बुद्धि या विज्ञान की कसौटी में परखा, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि क्या धर्म बुद्धि के उन आविष्कारों से द्वारा अपना
औचित्य सिद्ध करेगा, जिनके द्वारा प्रत्येक विज्ञान अपना औचित्य स्थापित करता है। क्या जांच पड़ताल की भी विधियां जो विज्ञानों तथा ज्ञान के लिए प्रयुक्त होती हैं धर्म के विज्ञान पर भी लागू हो जाएंगी? मेरे विचार में ऐसा होना ही चाहिए। मैं यह भी मानता हूँ कि यह जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। जिसमें कुछ धर्म सुधारकों ने परंपरा का सहारा लिया और दावा किया कि केवल वे अतीत के वास्तविक सिद्धांतों, मान्यताओं, व्यवहारों को पुनर्जीवित कर रही हूँ और यह वास्तव में अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। और पुनर्जीवित हम करें तो क्या करें, और क्या हम जनता को पुरानी आदतों को पुनर्जीवित करें? जब हमारी जातियों में सबसे पवित्र जाति भी पशु के मांस तथा नशीली शराब के में सेवन करती थी, तो जिन्हें हम आज घृण समझते हैं, क्या हम पुत्रों की 12 श्रेणियों और 8 प्रकार के विवाह को पुनर्जीवित करें, जिन्हें राक्षस विवाह भी शामिल था तथा जो मुक्त या अवैध यौन संबंध को मान्यता देता था? क्या हम प्रतिवर्ष होने वाले अश्वमेध को पुनर्जीवित कर, जिसमें मनुष्यों तक का देवता के आगे बलिदान दिया जाता था? क्या हम सस्ती और शिशु हत्या की प्रथाओं को पुनर्जीवित करें? तो इस तरीके से ये कहा गया। और फिर रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज एक निरंतर प्रगतिशील या परिवर्तनशील जीवित सत्ता है जो कभी जीवित की ओर नहीं पलटी है और पलट सकती। मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मरकर दफनाए या जलाए जा चुके होते हैं, इसलिए मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने लिखा। और अतीत का नाम लेने वाले प्रत्येक सुधारक इसकी व्याख्या इस प्रकार से की कि उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों के अनुरूप लगे। सुधार तथा उनके दृष्टिकोण प्राय नवीन होते हैं। अतीत के नाम पर केवल उनको उचित ठहराया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रूढ़िवादियों द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के विरोध में लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वामी दयानंद को अपने जीवन के जितने निंदा वचनों और उत्पीड़न का निशाना बनना पड़ा, उनका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि रूढ़िवादी हिंदुओं में उनकी जान लेने के अनेक प्रयास किए। उनकी हत्याओं के लिए हत्यारों को भाड़े पर लिया गया और उनके भाषणों तथा वाद विवाद के बीच उन पर पत्थर फेंके गए। उनमें ईसाइयों का भाड़ों का प्रचारक, धर्म विरोधी, नास्तिक आदि आदि कहा गया। इसी तरह सैयद अहमद खां को परंपरावादियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उन्होंने गालियां दी गई, उनके फतवे जारी किए गए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। धार्मिक सुधार के आंदोलन में मानवतावादी चरित्र की अभिवृद्धि, पुरोहितवाद तथा कर्मकांड पर उनके हमलों तथा मानव कल्याण या मानव बुद्धि की दृष्टि से धर्म ग्रंथों की व्याख्या के व्यक्ति के अधिकार पर दिए गए जोर से हुई है। और इस मानवतावाद की एक खास बात है कि एक नई मानवतावादी नैतिकता, जिसमें यह धारणा भी शामिल है कि मानवता प्रगति पर कर सकती है और करती रहती है, और वे अंतमूल्य नैतिक मूल्य हैं जो मानव प्रगति में सहायक होते हैं। और हालांकि सुधारकों ने अपने अपने धर्मों में ही सुधार लाने के प्रयत्न किए, मगर सामान्य दृष्टिकोण से सर्वव्यापकतावादी थी। राजा राम मोहन राय विभिन्न धर्मों को एक ही सर्वव्यापी ईश्वर तथा एक धार्मिक सत्य के रूप में, विशिष्ट के रूप में समझते हैं, जिसमें सैयद अहमद खां ने कहा है कि सभी पैगंबरों का एक ही धर्म या दीन था और अल्लाह ने हर कौम को अपना एक पैगंबर भेजा है। और इसी बात को केशव चंद्र सेन इस प्रकार रखते हैं कि हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। शुद्ध रूप में कहा जाए तो धार्मिक विचारों के अलावा धर्म सुधार ने इन आंदोलनों में भारतीयों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपने देश पर उनके अपने गर्व को बढ़ाया हुआ है। यही सही है कि कुछ लोगों ने दावा किया कि वे केवल मूल प्राचीनतम धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं, समुचित व्याख्या की, जिसके परिणाम स्वरूप जाति धर्म के विचारों पर आधारित एक संकुचित दृष्टिकोण की जगह एक आधुनिक इहलौकिक धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने लगे। हालांकि पहले के संकुचित दृष्टिकोण एकदम समाप्त नहीं हो सके, और इसके अलावा संख्या में लोग अपने भाग्य को निष्क्रिय रहकर स्वीकार करने और मरकर दूसरे जीवन के सुधारने की आशा करने के बजाय इसी दुनिया में अपने भौतिक और सांस्कृतिक कल्याण के बारे में सोचने लगे हैं। इस तरीके से वास्तविकता में देखा जाए तो परंपरागत धर्मों और संस्कृति के पिछड़े तत्वों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आधुनिक संस्कृति के भी सकारात्मक तत्वों का स्वागत करके भी अधिकांश धर्म सुधारकों ने पश्चिम की अंधी नकल का विरोध भी किया। भारतीय संस्कृति की विचार परंपरा के उपनिवेशीकरण के बीच एक विचारात्मक संघर्ष चलाया, और यह समस्या दोनों पक्षों के बीच में संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में होती है, जिसमें धर्म सुधार के आंदोलनों के भी दो नकारात्मक पक्षों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रथम कि ये सभी समाज के एक बहुत छोटे भाग की, यानी कि नगरीय उच्च और मध्य वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करती थी। इनमें कोई भी बहुसंख्यक किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचा।
ये लोग अधिकांशतः परंपरागत रीति रिवाजों में ही जकड़े रहे और कारण यह था कि ये आंदोलन मूलतः भारतीय समाज के शिक्षित व नगरीय भागों की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता था। दूसरी कमी तो आगे चलकर एक प्रमुख नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई और यह कमी पीछे घूमकर अतीत की महानता का गुणगान करने और धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाने की प्रवृत्ति थी, जिसमें यह बात आंदोलनों की अपनी सकारात्मक शिक्षाओं का विरोधी भी बन गई। तो इस तरीके से रहा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी फूट के शिकार होने लगे। ऊंची और नीची जातियों में हिंदुओं में भी दरार पड़ने लगी। अनेक धर्मों वाला एक देश में धर्म पर जरूरत से ज़्यादा जोर देने से प्रवृत्ति बढ़ती संभावना थी। इसके अलावा सुधारकों ने सांस्कृतिक धरोहर की धार्मिक दार्शनिक पक्षों पर एक तरफा जोर दिया। फिर एक पक्ष सभी लोगों के साझी त्यौहार भी साझी धरोहर भी रहे थे। दूसरी तरफ कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का पर पूरा जोर नहीं दिया। हालांकि इसमें जनता के सभी भागों की बराबर भूमिका निभाई। इसके अलावा एक हिंदू सुधारक ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय अतीत की भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर समान रूप से गर्व करने लगे और उनकी प्रेरणा प्राप्त करने लगे और इसके बजाय अतीत के कुछ संपत्ति भी बनकर रह गई और इसके अलावा उसके अनेक खंडों में भी विभाजित किया गया। एक समन्वित संस्कृति के विकास की वह प्रक्रिया जो सदियों तक चली आ रही थी, उस पर इस कारण से कुछ अंकुश लगा कि हमारे दूसरे क्षेत्रों में भारतीय जनता के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और इस प्रवृत्ति का एक दुष्परिणाम जब स्पष्ट हुआ जब मध्य वर्गों ने राष्ट्रीय चेतना के तीव्र विकास के साथ साथ एक और चेतना अर्थात सांप्रदायिक चेतना का भी विकास हो रहा था। आधुनिक काल में सांप्रदायिकता के विकास ने अनेक दूसरे कारण भी थे, परंतु अपनी प्रवृत्ति के कारण धर्म सुधार के आंदोलनों में निश्चय ही इसमें कुछ योगदान दिया। सामाजिक सुधार के संदर्भ में कि 19वीं सदी के राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रभाव सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में देखा गया। नवशिक्षित लोगों ने बढ़ चढ़कर जन सामाजिक रीतियों और पुरानी प्रथाओं का विरोध किया। वे अब बुद्धि विरोधी और अमानवीय सामाजिक व्यवहारों को सहने के तैयार न थे। उनका विद्रोह सामाजिक समानता तथा सभी व्यक्तियों की समान क्षमता के मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित था। समाज सुधार के आंदोलनों में लगभग सभी धर्म सुधारकों का योगदान रहा। कारण रहा कि यह भारतीय समाज के पिछड़ेपन के तमाम निशानियों जैसे जाति प्रथा, स्त्रियों के समानता को अतीत में धार्मिक मान्यता प्राप्त रही। साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत सेवक समाज जैसे कुछ अन्य संगठनों, ईसाई मिशनरियों ने भी समाज सुधार के लिए जमकर काम किया। ज्योतिबा फुले तथा गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस राणा डे, के.टी. तेलंग, बी.एम. मलावाचारी, डी.के. कर्वे, शशिपथ बनर्जी, विष्णुपेंद्र चंद पाल, वीर सिलिंगम, ई.वी. रामाशुंगम पेरियार, भीमराव अंबेडकर दूसरे प्रमुख व्यक्तियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 20वीं सदी ने खासकर 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन समाज सुधार का प्रमुख प्रचारक बन गए और जनता तक पहुंचने के लिए सुधारकों ने प्रचार कार्य में भारतीय भाषाओं का अधिकाधिक सहारा लिया। इन्होंने उपन्यासों, नाटकों, काव्य, लघु कथाओं, प्रेस तथा 1930 के दशक की फिल्मों का भी उपयोग किया हुआ था। 19वीं सदी के संदर्भ में उन्होंने समाज सुधार का कार्य धर्म सुधार से जोड़ा, मगर बाद के वर्षों में आधिकारिक धर्मनिरपेक्ष होता गया तथा समाज सुधार के आंदोलन के 2 लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया, जिसमें पहला लक्ष्य था स्त्रियों की मुक्ति तथा उनके सम्मान अधिकार देना। दूसरा था कि जाति प्रथा की जड़ताओं को समाप्त करना तथा खासकर छुआछूत की खात्मा। स्त्रियों की मुक्ति के संदर्भ में था कि भारत में स्त्रियां अनगिनत सदियों से पुरुषों के अधीन सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हैं। भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों उन पर आधारित गृहस्थ नियमों और स्त्रियों की पुरुषों से हीन स्थान दिया है। इस संबंध में उच्च वर्गों ने स्त्रियों की स्थिति किसान औरतों से भी बदतर हो गई। चूँकि किसान स्त्रियां अपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थी, इसलिए उनको बाहर आने जाने की कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और परिवार में उनकी स्थिति उच्च वर्गों की स्त्रियों के कुछ मामले में बेहतर थी। उदाहरण के लिए वे शायद ही कभी पर्दे में रहती और उनके अनेकों को पुनर्विवाह के अधिकार प्राप्त थे। पारंपरिक विचारधाराओं में पत्नी और माँ की भूमिका स्त्री की प्रशंसा तो की गई, मगर व्यक्ति के रूप में उसे बहुत हीन सामाजिक स्थान दिया गया। अपनी प्रतिभाओं एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए घरेलू महिला से भिन्न कोई अन्य भूमिका उसे प्राप्त नहीं थी और वास्तव में उसे पुरुष का पुछल्ला मात्र ही माना गया। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में किसी एक स्त्री का एक ही विवाह संभव था, मगर किसी पुरुष को अनेक पत्नियां रखने का अधिकार था। मुसलमानों में यह बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। देश के बड़े भाग में स्त्रियों के पर्दे में रखा जाता था। बाल विवाह की प्रथा आम थी और 8-9 वर्ष के बच्चे भी विवाह कर दिए जाते थे। विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी और उन्हें त्यागी या बंदी जीवन बिताना पड़ता था और देश के अनेक भागों में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसमें एक विधवा स्वयं की पति की लाश के साथ जला देती जाती थी। हिंदू स्त्री को उत्तराधिकार में संपत्ति का हक नहीं मिलता था
और उसे दुखमय विवाह कर को रद्द करने का अधिकार भी नहीं था। मुस्लिम स्त्री को संपत्ति का अधिकार मिलता तो था, मगर पुरुषों को केवल आधा, और तलाक के बारे में स्त्री और पुरुष के बीच सैद्धांतिक समानता भी थी। वास्तव में मुस्लिम स्त्रियां तलाक से भयभीत रहती थी और हिंदू मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा उनके मान सम्मान भी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा दोनों ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर थी। और अंतिम बात थी कि शिक्षा में उनके अधिकांश भाग जो थे वह प्राप्त नहीं थे। इस तरीके से देखा जाए तो भारत में कभी कभी रजिया सुल्तान, चांद बीबी, अहिल्याबाई होलकर जैसी स्त्रियां भी गुजरी हैं, मगर ये उदाहरण मात्र अपवाद है। उनमें सामान्य स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। 19वीं सदी के मानवतावादी और समानतावादी विचारों से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए शक्तिशाली आंदोलन किए। इन्होंने घोषणा की कि हिंदू धर्म, इस्लाम और जरथुस्त्र मत स्त्रियों की हीन स्थिति के प्रचारक नहीं है। यह सच्चा धर्म उन्हें एक ऊंचा सामाजिक दर्जा दिलाता है। अनेक व्यक्तियों और सुधार समितियों तथा धार्मिक संगठनों ने स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने, विधवाओं को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने, विधवाओं की दशा सुधारने, बाल विवाह रोकने, स्त्रियों को पर्दे से बाहर लाने, एक पत्नी प्रथा प्रचलित करने, मध्यम वर्गीय स्त्रियों को व्यवसाय या सरकारी रोजगार में जाने की योग्य बनाने की कड़ी मेहनत की। वर्ष 1880 में दशक में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर जब डफरिन अस्पताल खोले गए तो आधुनिक औषधियों और प्रसव की आधुनिक तकनीकों के लाभ भारतीय स्त्रियों को उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए गए। 20वीं सदी के जुझारू राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में स्त्री मुक्ति के आंदोलन को बहुत बल मिला तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में स्त्रियों ने भी एक सक्रिय भूमिका निभाई। बंगभंग विरोधी आंदोलन, होम रूल आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया और वर्ष 1918 में राजनीतिक जुलूस में चलने लगे। विदेशी वस्त्र, शराब बेचने वाली दुकानों पर धरने देने लगे, खादी बुनने तथा उनका प्रचार करने लगी और असहयोग आंदोलन में भी जेल गईं। उन्होंने जन प्रदर्शन किए, उन्होंने लाठी, आंसू गैस व गोलियां भी झेली और क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। प्रसिद्ध कवित्री सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और अनेक स्त्रियां 1937 में बनी और जनप्रिय सरकारों में मंत्री तथा संसदीय सचिव बनी। उनमें से सैकड़ों नगर पालिकाओं और स्थानीय शासन की दूसरी संस्थानों की भी सदस्य बनी और 1920 के दशक में जब ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन खड़े हुए तो उनकी अक्सर स्त्रियां पहली पंक्ति में दिखाई देती थीं और भारतीय स्त्रियों की जागृति तथा मुक्ति में यह सक्रिय सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरीके से एक और प्रमुख घटनाक्रम था कि देश में महिला आंदोलन का जन्म 1920 के दशक में एक प्रबुद्ध पुरुषगण स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्यरत थे और अब आत्मचेतन तथा आत्मविश्वास प्राप्त स्त्रियों ने यह काम संभाला और इस उद्देश्य से उन्होंने अनेक संस्थानों और एक तरीके से संगठनों को खड़ा किया और वे एक सबसे प्रमुख था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1927 में स्थापित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समानता के लिए स्त्रियों में संघर्ष की बहुत तेजी आई। भारतीय संविधान 1950 की धारा 14 और 15 में स्त्री पुरुष की पूर्ण समानता की गारंटी दी गई। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में पिता की संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया गया। 1955 में हिंदू विवाह कानून में कुछ अधिकारों को विवाह संबंध भंग करने की छूट दी गई। स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक विवाह अनिवार्य बना दिया गया। दहेज प्रथा की बुराई अभी तक जारी है। स्त्रियों को भी काम करने तथा सरकारी दफ्तर में नौकरी करने के लिए समान अधिकार दिए गए। इस तरीके से संविधान में इस दिशा में इनके महत्वपूर्ण योगदान भी अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए। अब आता है जाति की प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, जो कि जाति व्यवस्था समाज सुधार आंदोलन के हमले की एक और प्रमुख निशाना थी। इस समय हिंदू अनगिनत जातियों में बटे थे। कोई व्यक्ति जिस जाति से जन्म लेता था उसी के नियमों में उसके जीवन का एक बड़ा भाग संचालित होता था। व्यक्ति किससे विवाह करे, किसके साथ भोजन करे, इसका निर्धारण उसकी जाति से ही होता था। उसके पैसे तथा उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता के निर्धारण से बहुत कुछ ही इससे ही होता था। इस तरीके से इसके अलावा उसने जातियों को भी सावधानीपूर्वक अनेक ऊंचे नीचे दर्जे में रखा और इस व्यवस्था से सबसे नीचे अछूत आते थे, जो कि आबादी का लगभग 20% भाग थे। इन्होंने देश के कुछ भागों, खासकर दक्षिण में लोग उनकी छाया तक बसते थे और इसलिए किसी ब्राह्मण को जाता देखता अछूतों को बहुत दूर हट जाना पड़ता था। अछूतों को खाने, पहनने, रहने के स्थान से कड़े प्रतिबंध थे। वे हिंदू मंदिरों में नहीं जा सकते थे, ना ही शास्त्र पढ़ सकते थे। अक्सर उसके बच्चे ऊंची जातियों के बच्चों के स्कूल में नहीं जाते थे। तालाब या कुएं से होते हुए मतलब उनका उपयोग नहीं करते थे। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको गंदा पानी पीना होता था, पोखरों और सिंचाइयों का। उनके अछूतों को अपवित्र समझे जाने वाले गंदे काम जैसे झाड़ू, बुहारों, जूते बनाने, मुर्दे उठाने, मुर्दा जानवरों की निकालने, खालों तथा चमड़ों को पकाने, कमाने आदि में करते थे। वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे। उनमें अनेकों को बटाईदारी या खेत मजदूरी करनी पड़ती थी। जाति प्रथा की एक और बुराई थी, यह थी अपमानजनक,
अमानवीय जन्मगत असमानता के जनतंत्र विरोधी सिद्धांत पर आधार है। साथ ही यह सामाजिक विघटन का कारण भी थी, जिसमें अनेक लोग समूहों में बांटकर रख दिया था। आधुनिक काल में यह प्रथा एकता की राष्ट्रीय भावना के विकास में जनतंत्र के प्रसार में एक प्रमुख बाधा के तौर पर रही, जिसमें कहा गया कि जातिगत विचेतना खासकर विवाह संबंधों के बारे में मुसलमानों, ईसाइयों तथा सिखों में भी रही, और वे भी कम उम्र में ही सही लेकिन छुआछूत का पालन करते रहे। ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति प्रथा की जड़ों को कमजोर किया। आधुनिक उद्योगों, रेलों, बसों के आरंभ, बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया। इस तरीके से भारतीयों के बीच में आधुनिक जनतंत्र या बुद्धिवादी विचार फैले और उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोशल कॉन्फ्रेंस तथा 19वीं सदी के लगभग सभी महान सुधारकों ने इस पर हमले किए, और हालांकि उन्होंने बहुत से 4 वर्णों की प्रथा का पक्ष भी लिया, और मगर वे जाति प्रथा के आलोचक थे और उन्होंने खासतौर पर छुआछूत को अमानवीय प्रथा की निंदा की। राष्ट्रीय आंदोलन में के विकास में जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह जन प्रदर्शनों, विशाल सभागारों तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी में जातिगत चेतना को भी कमजोर बनाया। इस तरीके से गांधी जी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे, और 1932 में उस उद्देश्य में लिखा कि वह अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। अस्पृश्यता का जड़ मूल से उन्मूलन तथा उनका आंदोलन मानवतावाद और बुद्धिवाद पर आधारित था। उनका तर्क है कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत की कोई मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अगर कोई शास्त्र छुआछूत का समर्थन करे तो उसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह सब मानव सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्य किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं होता है। 19वीं सदी के मध्य में अनेक व्यक्तियों और संगठनों ने अछूतों के बीच शिक्षा प्रसार का काम आरंभ किया, और उनके लिए स्कूलों, मंदिरों के लिए दरवाजे खुलवाने, सार्वजनिक कुओं और तालाबों में पानी भरने का अधिकार दिलाने तथा उनको उत्पीड़ित करने वाली अन्य सामाजिक नियोग्यताओं और भेदभावों को नष्ट करने के लिए प्रयास किए। शिक्षा और जागृति फैली तो निचली जातियों में हलचल होने लगी, और अपने मूल मानव अधिकारों के प्रति सचेत होते उनकी रक्षा के लिए उठकर खड़े होने लगे। इस तरीके से महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक निचली जाति ने जन्मे ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया, और यह ऊंची जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ उनके संघर्षों का एक अंग था। वे आधुनिक शिक्षा को नीची जातियों का मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे, और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, अपना पूरा जीवन जाति त्याग, अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। अनुसूचित जातियों के दूसरे अनेक नेताओं ने अखिल भारतीय वंचित वर्ग संघ की भी स्थापना की, और केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निरोग्यताओं का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने 1920 के दशक में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, और पूरे भारत में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही तथा दूसरे प्रतिबंधों के खिलाफ ऊंची तथा निचली जातियों के लोगों ने मिलकर अनेक सत्याग्रह आंदोलन किए। फिर भी छुआछूत विरोधी संघर्ष विदेशी शासन में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं कि आपके दुखों को कोई इतना अच्छी तरह से नहीं दूर कर सकता जिस तरह के आप कर सकते हैं, और आप अपने तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में ना आ जाए। हमारे पास एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग जीवन के सामाजिक और आर्थिक नियमों को संशोधित करने से नहीं डरते हो, जिसकी न्याय और व्यवहारिकता मांग करती है। इस भूमिका को ब्रिटिश सरकार कभी नहीं निभा सकती। केवल जनता की जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही सरकार, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक स्वराज्य सरकार इस काम को संभव बना सकती है। 1950 में संविधान में अंततः छुआछूत के खात्मे के लिए एक कानूनी आधार तैयार किया गया। इसमें घोषणा की गई कि अस्पृश्यता समाप्त की जा सके, जिसमें किसी भी रूप में इसका पालन मना है। छुआछूत के आधार पर किसी भी कर भी कोई नियोग्यता लादना एक अपराध होगा, जिसलिए कानून के अनुसार दंड दिया गया। संविधान कुओं, तालाबों, नहानों के घाटों के उपयोग या दुकानों, रेस्तरां, होटलों और सिनेमाघरों में किसी पर भी प्रवेश रोक लगाने में मना करता है। इस तरीके से राज्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए जितने प्रभावी ढंग से संभव हो सके एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा जिनमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थानों का आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। फिर भी जातिगत बुराइयों के खिलाफ संघर्ष खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भारतीय जनता का एक प्रमुख कार्यभार है।
तो इसके संदर्भ में ये जाति व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया। यहाँ पर आपके 2 चैप्टर फिनिश होते हैं। अब आते हैं आपका 11 चैप्टर जो कि 1905 से 1918 तक का है। तो अभी हमने 1858 से 1905 तक के संदर्भ को देखा कि किस तरीके से ये राष्ट्रवादी आंदोलन रहे, किस तरीके से नए भारत के उदय के संदर्भ में रहा। अभी हमारा ये जो चैप्टर है इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। इसको पहले करना तो एक ही पार्ट में था कि एक ही साथ में 5-6 घंटे में इसको कवर कर देते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपका मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें मैंने कोई भी स्किप नहीं किया है, डायरेक्ट ही आपको जिस तरीके से है वैसे ही आपको मटेरियल दिया हुआ है। तो आप इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके की विचारधारा रही, क्योंकि ज़्यादा स्किप करते तो ये होता है कि उसमें कुछ विचारधाराओं में परिवर्तन देखने को मिलता। तो आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से आपके जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष ही कहलाता है, जो 1858 से 1947 तक का काल रहता है, जिसमें 1858 से 1905 का एक समय काल में डिवाइड किया जाता है। एक दूसरा आता है 1905 से 1919 में, एक तीसरा जो आता है 1919 से 1947 तक में। तो आपका इसमें एक पार्ट ऑलरेडी कवर हो गया है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। भाई 1-2 बार देख लेना, अच्छे से सुन लोगे तो उसी में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक स्टोरी के बेसिस पर ही है। तो इसमें साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की किस तरीके से स्थिति रही, किस तरीके से सामाजिक सुधार रहे, स्त्रियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जाति प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से समझाई गया है, तो आप इनको आसानी से कर ले जाएंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।